नमस्कार, मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं और हरियाणा सार्वजनिक ब्यूरो ब्यूरो के चेयरमैन हैं सुभाष बराला जी। और आज हम इनसे पहले भी मैंने कई बार बातचीत की है, इसी प्रांगण में हमने पहले 2 बार बातचीत की है और वो सब भी आप लोगों ने काफी पसंद की है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस तरह के सवाल मैं ना पूछूं जिनके ऊपर पहले बातचीत हो चुकी है। जी। बातचीत कुछ नई हो, कुछ अलग से हो, जो लोग जानना भी चाहते हैं। देखिए, आप जो राजनीतिक लोगों का जो जीवन होता है, पॉलिटिशियन का एक जो जीवन होता है, उसके अंदर अधिकतर बात जो होती है राजनीति पे होती है, जो होनी भी चाहिए। आज भी हम वो बातचीत करेंगे, पर इसके अलावा एक राजनीतिक बातचीत के अलावा सामाजिक बातचीत होती है, एक सांस्कृतिक बातचीत होती है, तो आर्थिक बातचीत भी होती है। तो मेरा ये मन है कि उसके ऊपर भी आपसे कुछ सवाल किए जाएं। क्या हम कर सकते हैं? जी, निश्चित रूप से। निश्चित रूप से। तो सुभाष बराला जी हैं, बगैर किसी तकल्लुफ के हम बातचीत को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा इनके जन्मदिवस की। तो आपको जन्मदिवस धन्यवाद की नवल बहुत जी, बहुत शुभकामनाएं बहुत जी। बहुत धन्यवाद आपका। सुभाष बराला जी, आप ये बताइए कि जैसे हर व्यक्ति के बचपन में ना एक सवाल होता है, उसके माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो डॉक्टर बनेगा, बड़ा हो जाएगा तो इंजीनियर बनेगा। जी। तो सुभाष बराला जी के पिताजी भी क्या सोचते थे? ऐसा कुछ भी, वो बड़ा हो जाएगा तो एक बड़ा लीडर बनेगा? देखिए, कभी ऐसा बचपन में सोचा नहीं था। हम्म। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि किसान परिवार में जन्म लेकर के उसी वातावरण के अंदर पढ़ना, पलना, बढ़ना, ये सारी चीजें हुई है। और जहाँ तक किसी प्रकार से किसी क्षेत्र विशेष में आने की बात, कोई योजना की बात, वो योजना ऐसी कोई बनी नहीं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि 1975 में मेरी उम्र 8 साल की थी। जी। तब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी और वो इमरजेंसी का ऐसा एक प्रभाव जी। मेरे ऊपर आया जी। कि मुझे एक पार्टी विशेष से, जी। विशेष एक किस्म से उससे घृणा एक किस्म की, मैं कहता हूँ शब्द बहुत तीखा शब्द है, वैसे मैं तीखे शब्दों का प्रयोग कम करता हूँ, लेकिन ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा गलत काम इस देश के अंदर किया है। ये जरूर उस समय मन में आया, क्योंकि आसपास के माहौल में देखते थे कि किस प्रकार से जबरदस्ती लोगों की इमरजेंसी के नाम के ऊपर नसबंदियां की जा रही हैं और बहुत सारे इस प्रकार के उत्पीड़न के मामले थे। कोई अपनी आवाज उठाता था तो उसको कैसे दबाया जाता था, फोर्सफुली दबाया जाता था। ये सारी बातें इस प्रकार की थी, जिसके कारण से इतना जरूर था कि कांग्रेस से एक किस्म की नफरत सी पैदा मन के अंदर हुई थी। इसके बाद कैसे राजनीतिक क्षेत्र में आया, मुझे भी कोई ज्यादा मैं उस बात को नहीं नहीं, कह इसका सकता। जैसे कि एक बात कहें, वो बात वहीं पे अटकी पड़ी है कि माता जी पिताजी ये क्या सोचते थे कि मेरा बेटा बड़ा होकर ये बनना चाहिए? नहीं, उन्होंने कभी कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा भी पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, अच्छा, यही बात चलती इतना थी। ही था। खेती के प्रति भी, खेती संभाले इसलिए। माताजी पिताजी का एक यही था कि अच्छे इंसान बनो। बनना क्या है पर्टिकुलर, वो उसमें कुछ नहीं था। अभी काम क्या करना है, ये अच्छा इंसान बन जाएगा तो वो कोई भी काम कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में आगे जा सकता है। केवल उनका विचार इसी प्रकार का था। हाँ, ये जरूर था कि परिवार में खेती किसानी है, तो उस समय हम लोग बचपन में तो गांव में रहते थे। यहाँ 82-83 के उसमें आए हम लोग समय में, तो उस समय भी मतलब जब गांव में रहते थे, स्वाभाविक रूप से खेत में आना, खेती के काम में जो भी एक उस उम्र में तो हो सकता था, हाथ बटाना, ये सारी चीजें रही हैं। आमतौर पे जो बचपन होता है ना, उसमें बचपन इन चीजों से भागता है, जी। कामकाज से। एक जो मानसिक वो बच्चे की एक स्थिति रहती है, तो जी। आपको नहीं लगता था कि ये काम छोड़ के मैं खेलने जाऊं, कुछ खेलूं दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ? नहीं, दोनों चीजें थी। देखिए, जो काम जिम्मे लगा है माताजी पिताजी से, वो काम भी करना और खेलने के तो ऊपर भी खेलने फोकस करना। तो खेलने में उस वक्त जब आप रहते थे तो गांव में कुछ अलग से खेल थे या जनरल खेल थे जो आजकल गांव के में हैं? बहुत जो खेल थे, जो देहात से जुड़े, धरती से जुड़े जो खेल थे, वही खेल थे, जिसमें कुश्ती भी, कबड्डी भी, गिल्ली डंडा भी, लुका छिपी भी, और एक सबसे बड़ा गजब का हमारा जो खेल होता था वो गर्मी के दिनों में, इधर भी हमारे नहर, इधर भी नहर। अच्छा जी। हम नहर में तैराकी का कंपटीशन एक किस्म से होता था, तैरते थे डुबकी लगा करके, कौन कितनी देर ज्यादा डुबकी लगाएगा। ऐसे बहुत जमीन से जुड़े खेल होते थे, जिसमें कहीं कोई बनावट नहीं थी।
ऐसे खेल थे। इन खेलों से स्वाभाविक सा एक नाता गांव में रहने के कारण से था और लगातार खेलते थे। गर्मी में अलग प्रकार के खेल होते थे, सर्दी में अलग प्रकार के खेल होते थे। हाँ, सब अलग अलग खेल होते थे। अच्छा, एक चीज बताइए, टोहाना के स्कूल और कॉलेज में पढ़े आप? जी। टोहाना किसी कॉलेज में एजुकेशन ली होगी नहीं, आपने? टोहाना के सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज में बॉयज में जो हाँ तो कभी उसके बाद उस स्कूल में जाने का मन हुआ, लगा कि जैसे बचपन में पढ़ते हुए ना ये होता है कि यार जब मैं बड़ा हो गया ना, अगर कुछ हुआ तो मैं इस चीज को चेंज करूंगा, जी। तो कभी ऐसा लगा कि उस स्कूल में से कुछ परिवर्तन होने चाहिए, और कभी कोशिश भी की आपने? नहीं, खूब की। जैसे गांव में 5वीं तक की शिक्षा डांगरा गांव के स्कूल में हुई, उसके बाद 6ठी से लेकर के 10वीं तक हम लोग टोहाना का जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है लड़कों का, उस समय वो 10वीं तक का होता था, 10वीं तक की थी। 10वीं उसमें तक की एजुकेशन थी? +1 2 बाद में हुई वो है। तो अलग चीज थी फिर, हाँ, वो उसमें प्री इंजीनियरिंग थी। प्री इंजीनियरिंग थी। तो उस समय चाहे गांव का स्कूल था, गांव के स्कूल से भी मेरा लगातार जैसे सरकार बनने के बाद लगातार जाना रहता है, अभी भी जाना रहता है। टोहाना के स्कूल में भी जाना रहता है। दोनों स्कूलों के लिए कुछ ना कुछ जो उस समय की डिमांड रही है, मांग रही है, उसको पूरा करने का प्रयास भी हुआ है। और टोहाना का जो स्कूल है उसके साथ तो आपने देखा होगा, पुरानी जो तहसील अपनी थी वहां पे, वो तहसील का जो भाग था, वहां भाग उसकी था, जो अलग भाग जमीन था। थी वो अलग थी। जी। उसको उसी उसमें मिला करके उसका जो स्थान है, स्पेस है, वो बढ़ाने का काम हुआ। एक बड़ा काम ये उस समय में हुआ था। अच्छा, एक जो बच्चे होते हैं ना, वो जी। बड़े चंचल से होते हैं, हाँ, और आप भी ये महसूस करते होंगे इस वक्त। जी। उस वक्त ना हमारी कुछ खट्टी मीठी यादें अपने शिक्षकों के साथ भी जुड़ी होती हैं। कई जी। टीचरों के तो बच्चे नाम भी रख देते हैं, जी। और कई टीचरों की बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। इस जी। तरह की कोई याद है जो साझा करना चाहेंगे? नहीं, ऐसी यादें तो बहुत हैं। गांव में जब पढ़ते थे, तो चाहे गांव में पढ़ते थे, शहर में पढ़ते थे, अध्यापकों का बहुत रिगार्ड होता था, बहुत इज्जत होती थी, बहुत रिस्पेक्ट होती थी। और मुझे याद है कि बड़ा एक शौक होता था जब अध्यापक आते थे। जैसे टोहाना से आए, साइकिल पे आना होता था उस समय, तो निगाह होती थी दूर से गेट के ऊपर, ये अध्यापक आ रहे हैं। उनका इज्जत करने के नाते, उनका सम्मान करने के नाते, उनका साइकिल लेकर के, और जहां साइकिल उनका रूटीन में खड़ा होता था, साइकिल स्टैंड जो होता। साइकिल स्टैंड जो होता था, वहां पर अध्यापक का साइकिल गेट से लेना और वहां जाकर के खड़ा करना, यहाँ से सम्मान शुरू होता था अध्यापक का। अध्यापक कहीं बाद में भी, स्कूल के बाहर भी, जैसे बाद में टोहाना पढ़ने गए तो स्वाभाविक है कि कहीं बाजार में जाते थे, कहीं कोई चीज ऐसी लेने के लिए जाते थे, खरीदने के लिए जाते थे, बाजार से गुजरते थे, अध्यापक कहीं मिल जाते थे, तो वहीं पे उनका आशीर्वाद लेना, चरण स्पर्श करके, ऐसा लगाव उस समय में, मैं अकेली मेरी बात नहीं करता, सभी करते थे। सामान्यतः मतलब बच्चे इस प्रकार का सम्मान देते थे, और उसमें बड़ा मजा आता था, इस तरह बड़ी के जो तसल्ली होती इस थी। तरह के जो शैक्षणिक मूल्य हैं, जी। आप आज भी उसको देखते हैं, या कहीं पे उसमें टूट फूट आ गई है कोई? देखिए, बातें दोनों हैं। हाँ जी। ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे अध्यापक भी हैं, बच्चे सम्मान देते भी हैं, अध्यापकों को स्थान और वो सम्मान मिलता भी है। लेकिन दूसरी बात भी है, कई बार उद्दंडता भी दिखाई देती है, वो स्वाभाविक है। वो दोनों तरफा है। वो दो तरफा है, लेकिन हाँ, सम्मान पहले भी था अध्यापक का और आज भी है, वो होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। जी। अच्छा, बीच में आपने एक बात कही, थोड़ा सा उस सवाल की तरफ चले जाते हैं जी। कि वैसे मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा पे या आपकी पॉलिटिकल विल पे कोई सवाल नहीं उठा रहा, पर जैसा आपने कहा कि एक कठिन दौर होते हैं किसी के भी, जी। जैसा हम बातचीत करेंगे, तो आपके जीवन में राजनीति में कोई ऐसे कठिन दौर भी आए जब आपको लगा कि सब कुछ राजनीति छोड़ देनी चाहिए मेरे को? देखिए, ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये जरूर है कि ये जो राजनीतिक क्षेत्र में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर, जहां सेवा ही सर्वोपरि हो, अपने लिए, परिवार के लिए, आपके पास कुछ भी नहीं है सोचने के लिए, करने के लिए, जैसा कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र में दूसरे दलों ने, दूसरे राजनेताओं ने एक मानदंड तय कर रखे थे। एक ऐसी स्वाभाविक सी एक चर्चा चलती थी भी, राजनीतिक जो व्यक्ति हैं वो और उनके परिवार के लोग तो कोई विशेष श्रेणी के हैं, अलग श्रेणी के। अलग श्रेणी के लोग हैं, उनको अलग ही प्रकार की सुख सुविधाएं, सारी चीजें मिलनी होती हैं, ऐसा एक प्रचलन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम तो बचपन से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विपरीत राजनीति करती है। तो उसमें इस प्रकार का कोई विशेष स्थान ना खुद के लिए होता,
ना परिवार के लिए होता, ना मित्रों के लिए होता। सब सामान्य रूप से काम करते हैं, सबको सामान्य ही जो व्यवस्था है उसी के चलते काम करना पड़ता है। तो केवल कठिनाई तब होती है जब कुछ इस प्रकार की इच्छा लेकर के लोग चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मेरे पास आते हैं, या एक सत्ताधारी पार्टी जिसकी केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, उसके पास आते हैं, और जब कोई विशेष प्रकार की उनकी कोई इच्छा मन के अंदर होती है जी, तब केवल कठिनाई होती है, तब कठिनाई और महसूस ना करते कोई कठिनाई नहीं। हम तो क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था मैंने, उस समय भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई धरातल पे कोई बहुत ज्यादा नहीं था, कोई काम यहाँ नहीं पे चुना हुआ कोई प्रतिनिधि नहीं था। आप सांसद की विधायक की बात छोड़ दो, कोई सरपंच और पार्षद भी नहीं होता था उस था। समय। जी तो जी जी, उस समय के दौर में हमने पार्टी का काम शुरू किया, इसलिए जितनी भी कठिनाई लोगों की नजर में है, मैं मेरी नजर में नहीं मानता, लोग कहते हैं कि बहुत कठिन रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। जब इतनी विपरीत परिस्थितियों में कोई पार्टी का झंडा उठाता है, तो फिर वो कितने भी कठिन दौर से गुजरो, उसको वो कठिन दौर दिखाई नहीं देता, उसको स्वाभाविक सा लगता है कि मैं मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, मुझे समाज सेवा का, देश के लिए कुछ करने का एक मौका मिला है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए मैं कुछ करूं। नहीं वो आपकी बात सही है। जैसे एक बड़े भाजपा के आपके ही नेता है, उन्होंने मंच से एक बात कही थी कि कार्यकर्ता सोचता है मेरे को पद मिल जाए, जब वो विधायक बन जाता है तो उसको लगता है कि मेरे को कोई आगे कैबिनेट मिल जाए, कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री मिल जाए। तो इस तरह के लोग भी तो आपके पास आते होंगे, या खूब आते हैं ना। तो उनको कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, उनको तो सेटिस्फाई करना, पार्टी की जो काम करने की लाइन है केवल उसी की चर्चा करते हैं। वही कहते हैं कि पार्टी ने जो करना है वो करना है, जो जिस बात के योग्य है, जो जिस चीज के योग्य है, जिस पद के योग्य है, पार्टी निश्चित रूप से विचार करेगी। यहाँ एक व्यक्ति विचार नहीं करता, यहाँ तो सामूहिकता के साथ विचार होता है। अगर कोई निचले स्तर की कोई व्यवस्था की अगर कोई बात है, नाराज ही हो जाएगी, नहीं होते बराला हैं, साहब ये नहीं किया तो मैं तो जा रहा हूँ, जैसे एकदम खूब ऐसे। ऐसे खूब अच्छा, खूब होते हैं, लेकिन वो फिर अपनेपन में नाराज भी होते हैं, फिर अपनेपन में मन भी जाते हैं, बातें सारी होती बात हैं, ही सारी होती है। सारी होती अच्छा, एक चीज और बताइए, जैसे कि आपका राजनीति में हमने आपको देखा लंबा दौर हो हैं। गया। जी वही वाली बात है कि किसी वक्त में सुभाष बराला अकेले घूमते थे, जी। संगठन बढ़ा, चीजें बढ़ी, जिम्मेवारी भी बढ़ी, आज के वक्त में विधायक भी आप रहे हैं। जी तो कभी ये मन नहीं होता कि जैसे देश की एक बड़ी राजनीति है, सुषमा स्वराज जी भी यहाँ से राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में चले गए, कि जी आपको भी कभी कोई पार्टी ऐसी ड्यूटी दे, या आपको लगा कि बड़ी पंचायत में भी जाया जाए? जी। नहीं, देखिए, ये तो स्वाभाविक से एक बात है। अगर काम करने का मौका मिलता है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी इच्छाएं भी होती हैं, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में इच्छाओं का कोई बहुत बड़ा महत्व भी नहीं होता। बहुत सीधी सी बात मैं बताता हूँ। हाँ, लेकिन कोई ऐसा मौका मिलता है तो फिर खुशी भी होती है। भी आपने आज इस पद पे काम किया है, आज आपने यहाँ के लिए चुनाव लड़ा है, कल आप वहाँ के लिए चुनाव लड़ते हैं, या एमएलए के लिए लड़ते हैं, एमपी के लिए लड़ते हैं। अच्छा सबको लगता है, हाँ, लेकिन यहाँ अपनी इच्छा नहीं है। पार्टी जब भी, जो भी पार्टी ने हमें आदेश दिया, जो भी पार्टी की इच्छा हुई, उसके अनुसार काम किया है। भविष्य में जब कोई इस प्रकार की बात होगी, उस पे उसी प्रकार से विचार करेंगे। विचार करेंगे। जी काफी आपकी भी, जैसे एक राजनीतिक लोग जो हैं, राजनीति में जो पॉलिटिशियन लोग हैं, आप हैं और भी हैं, सभी लोग बड़ा बिजी रहते हैं, बड़ा व्यस्त जी रहते हैं। जी। और उस दौरान हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, चुनाव के बाद रिलैक्सेशन, हम्म। कहीं ज्यादा कोई भाग दौड़ होगी, कोई बड़ी रैली होगी, उसके बाद रिलैक्सेशन, और उसके बाद जी वो कहते हैं कि मैं बागवानी करना पसंद करता हूँ, कोई कहता है मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, कोई कहता है मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुभाष बराला को क्या पसंद है ऐसे वक्त के अंदर? देखिए, मुझे ऐसे वक्त के अंदर दो चीजें पसंद हैं। एक, संत महात्माओं का सानिध्य मिल जाए, उनसे आशीर्वाद मिल जाए, उनसे कुछ सीखने का अवसर मिल जाए, वहां पर उनके सानिध्य में समय बिताना। और दूसरा, पुस्तक पढ़ना। अब मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकें हैं घर पे, यहाँ भी, चंडीगढ़ भी। जब भी समय होता है, चाहे वो घर पे समय मिले, या फिर गाड़ी में चलते चलते, सफर करते करते, सफर करते तो करते। प्रयास होता है कि अच्छी पुस्तकें पढ़ी जाएं, अध्ययन किया जाए। अच्छा, ये एग्रीकल्चर लैंड सारा आपका ही है? जी जी। और ये पिताजी के कृपा है, बुजुर्गों की कृपा है। तो जैसे आपके अंदर विकास हुआ, तो खेती में विकास के प्रति आपने कभी सोचा भी इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं? जैसे कि पहले एक अलग ढंग की खेती होती है, अब इस खेती को भी बदलते हैं। निश्चित रूप से बीच बीच में होता है।
समय के अनुसार बहुत कुछ बदलाव हुआ है। अलग अलग प्रकार से खेत में फसलें ली जाती हैं, बदलाव भी उसमें होता है। जैसे अब देख रहे हैं आप, तो ये आपको जो 4 सामने, साल पहले ये बाग आपको हाँ दिखाई ये नहीं बाग देता नहीं था था। पहले यहाँ पर। ये 7 एकड़ के आसपास ये जो बाग लगाया है, वो अभी इन्हीं 3-4 सालों में ये पूरा लगा करके ये बड़ा हुआ है। तो ऐसे बदलाव लगातार चलता रहता है, क्योंकि अभी समय की जरूरत है कि फसलों के विविधीकरण की तरफ जाया जाए। और मुख्यमंत्री जी ने खास करके अपना जो जल बचाओ योजना की शुरुआत की थी, जी, मेरा पानी मेरी मेरा विरासत, पानी मेरी विरासत, मेरा पानी मेरी मेरी विरासत, विरासत। उस बात को ध्यान में रखते हुए तो परिवार के लोग जो खेती में लगे रहते हैं उनसे चर्चा हुई, भी पानी भी बच जाएगा और फसलों का विविधीकरण भी हो जाएगा। तो ये अमरूद का बाग इसमें लगाया है, और भविष्य में भी इस प्रकार की कोई मन में आती है, बातें आ जाती हैं, लेकिन वो यहाँ की व्यवस्था के हिसाब से, जो परिवार की व्यवस्थाएं हैं, खेत की व्यवस्थाएं हैं, पानी की उपलब्धता है, उस आधार पे अगर कोई बाद में बदलाव करना हुआ तो खेती के उसमें तौर तरीकों में वो भी किया जाएगा। यानी ये माने कि सुभाष बराला जी एक किसान के तौर पर भी जिंदगी जीते हैं। अच्छा, निश्चित रूप से। इसी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, कई बार जी। प्रदर्शन होते हैं किसानों के, और किसान कई बार आपसे बात बंद कमरे में भी करते होंगे। देखिए एक सीधी सी बात है, बंद कमरे में अलग बातें होती हैं, बाहर भी करते हैं, हम भी करते हैं। उस वक्त आपके मन में कभी कोई ऐसी छटपटाहट रही है किसानों के प्रति जो आपको लगा हो ये करना चाहिए, और बाद में जिस वक्त आपके पास ये पद आया तो आपने वो करके दिखाया कि हाँ ये जो किसानों की एक बड़ी समस्या थी और मैं महसूस करता था और आज मेरे पास ताकत है तो मैंने इसको कर दिया? देखिए निश्चित रूप से आपने बड़ा एक बहुत ही अहम सवाल किया है। आज किसान की धीरे धीरे करके जो छोटी छोटी जो तो होती जा रही है, उसके लिए खेती उतना लाभ का सौदा नहीं रही जितना पहले होती थी। आज खेती में साधन संसाधन इतने चाहिए होते हैं, और जल्दी जल्दी बहुत सारा व्यवस्थाओं के अंदर बदलाव भी होता है। तो उस चल के चलते शुरू से एक दिमाग में ये थी, और खास करके 2010 के आसपास मैंने कुछ विषयों को लेकर के काम भी किया था। जी। वर्तमान के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उस समय पार्टी के दूसरे पद पर थे, राष्ट्रीय संयोजक थे, अंत्योदय प्रकल्प प्रकोष्ठ पार्टी का है उसके, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री जी थे। तो उस समय इन दोनों की संज्ञान में एक विषय में लेकर के आया था, वो किसान पेंशन का। जी। लेकिन उसका स्वरूप कुछ अलग था। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने उस समय 2 साल इस विषय के ऊपर काम किया, खूब अध्ययन किया, और इसके ना केवल खेती बाड़ी के जो बुनियादी विषय हैं उनके ऊपर, बल्कि लाभकारी खेती कैसे हो, कैसे किसान को लाभ मिले, और कैसे किसान को खेती के बाद जब एक उसकी उम्र हो जाती है, निश्चित उम्र हो जाती है, जब वो खेती करने लायक नहीं रहता, तो उसकी एक पेंशन हो, कुछ ऐसा एक निश्चित। तो ये बेसिक आइडिया उसको सुभाष बराला का था? और का भी होगा। नहीं, मैं अभी दावा नहीं आपने कर, मेरा, ये हाँ, कहने का मतलब आपने रखा हाँ, इसको। मेरा था। मैं नहीं कह सकता कि इसका और का था कि नहीं था, मेरा जरूर ये था। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब पंजाब की धरती से नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद किसान पेंशन की घोषणा शुरुआत की, और वो विषय बहुत बड़ा विषय है। भविष्य में भी उसके ऊपर और काम करने की गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी उन्हीं विषयों के ऊपर, क्योंकि उनके साथ उसमें बहुत लंबी चर्चा होती थी, उन विषयों पर कई बार मुझे बुला करके मेरे से चर्चा करते हैं। इस बात की बड़ी खुशी होती है। देश के प्रधानमंत्री का तो कोई जवाब नहीं है किसानों के लिए, जितना वो काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कैसे किसान को के लिए खेती लाभ का सौदा हो, इसके ऊपर काम करते हैं। इसके ऊपर लगातार प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की निगाह रहती है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जिस वक्त आप किसान भी थे, किसान मोर्चा पे भी आपकी एक जिम्मेवारी रही थी, जहां तक मुझे मैं हमारे 3 बार मैं किसान मोर्चा का प्रदेश का। तो आप किसानों की बात को बड़े अच्छे ढंग से समझते हैं, तो आपने रखी भी बात भी की। जी। आज के वक्त में भी जब कई लोग आपको ज्ञापन देने आ जाते होंगे अपनी समस्याओं से संबंधित, बस छोटा सा है, छोटा सा ही इसका वो कर, हाँ। जब आपको ज्ञापन देने आ जाते होंगे तो आपको लगता है कि ये बात तो जेन्युइन है और ये बात जेन्युइन नहीं है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे सेटिस्फाई करते हैं उनको? नहीं, होता है किसान कोई भी समस्या लेकर के आता है। देखिए मैं एक बात में बड़ा साफ हूँ, किसान को या कोई भी व्यक्ति है, हाँ, इसको ये समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा और दुरुस्त कर दूं सवाल को सबके लिए ही,
जिस वक्त आप विपक्ष में थे, आपके हमने प्रदर्शन भी देखे हैं। जब आप सत्ता में हैं तो आप ज्ञापन लेने वाले भी बन गए, यानी कि पहले आप ज्ञापन देने वालों में थे, अब आप ज्ञापन लेने वालों में हैं। जी जी। इस सीमा के इस पार और सीमा के उस पार कैसे जीवन को मैनेज करते हैं? देखिए, दोनों चीजें अपनी अपनी जगह हैं। जब हम विपक्ष में थे तो कैसे किसान की जो समस्या है, चाहे वो व्यक्तिगत अनुभव में आई हो या किसान कोई समस्या लेकर के आया, उसके समाधान के लिए हम प्रयास करते थे। धरने, प्रदर्शन, जलसे जुलूस यहाँ तक करते थे। और सरकार में आने के बाद वैसी कोई समस्या आती है तो तुरंत उस समस्या का समाधान कैसे हो, इस बात का प्रयास होता है। और एक चीज और है, मेरी एक आदत है, जो काम हो सकने वाला होता है किसान के लिए, जो हम कर सकने की स्थिति में होते हैं, उसके लिए, किसान के लिए उसको कहते भी है, करेंगे, करते भी हैं प्रयास पूर्वक लग करके। ऐसे कभी किसान को हम लोग सब्ज़बाग भी नहीं दिखाते, झूठे सपने नहीं दिखाते। जैसे आजकल राजनीति में सपने दिखाने की बड़ी आदत है। लोग एक थोड़े से पल में ही कहते हैं हमें चांद तारे तोड़ करके तुम्हारे लिए नीचे ले आऊंगा। वैसी बातें कभी ना विपक्ष में थे तब करी और ना वर्तमान में। इसीलिए जब किसान या कोई मजदूर या कोई भी व्यक्ति अपनी बात को लेकर के आता है तो हमारा प्रयास रहता है कि हम उसकी मदद करें और वो संतुष्ट होकर के जाए, और वो होता भी है। होता भी है। अच्छा, जैसे अब हम बातचीत कर रहे थे कि आपके माता पिताजी ने ये नहीं सोचा कि ये राजनीति में जाए जी, और आप चलो खेती भी कर रहे हैं, तो आपके बच्चे भी हैं और भगवान की कृपा से बड़े भी हैं, तो उनके प्रति आपने कभी कोई प्लानिंग की? जैसे कहते हैं कि बच्चों के लिए प्लानिंग की जाए कि वो क्या बने, उनको डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए, खेती में आना चाहिए, उनके बारे में भी आप कुछ सोचते हैं ऐसे? ये बिल्कुल सोचते हैं, लेकिन कोई राजनीति में आकर के वो काम करें ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। परिवार में बेटा है या भतीजे हैं, सब परिवार है, सब अपना अपना काम करते हैं और वो अपने काम में मस्ती से काम करते हैं। और मुझे जब समय की जरूरत होती है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी वो मेरे साथ समय दे देते हैं। लेकिन ऐसा कभी मन के अंदर विचार नहीं आया कि उनके लिए मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र में आने के लिए उनके लिए योजना में बनाऊं। नहीं, राजनीति भी नहीं, जैसे मान लीजिए हम ये सोच लें कि वो डॉक्टर बन जाए, उसके अंदर कैलिबर है डॉक्टर का कैलिबर, क्योंकि मैं आपको एक अलग पेरेंट्स मानता हूँ, अभिभावक, क्योंकि आपके अंदर एक राजनीतिक समझदारी भी है, सामाजिक समझदारी भी है। कई बार ये कहा जाता है कि बच्चे की योग्यता को पहचान लेना चाहिए, तो कभी आपने ऐसा कुछ सोचा या नहीं सोचा? नहीं, वो सोचते हैं। जैसे अब बेटा है मेरा, उसने LLB के बाद LLM की है और वो अपनी प्रैक्टिस करता है। यहाँ भी टोहाना, फतेहाबाद यहाँ के कोर्ट में भी जाता है और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी बैठता है। इसी प्रकार से भतीजा है, एक खेती का देखता है, साथ में ये शिक्षण संस्थान है, पिताजी के नाम पे एक संस्था बनाई हुई है वेलफेयर के लिए, तो उसमें शिक्षण संस्थान है, उसमें अपना वो काम करते हैं। एक्चुअली इस सवाल की पृष्ठभूमि यहाँ से शुरू होती है कि आपको देखकर कई लोग अपने जीवन में कई बातें सोचते हैं, कई अभिभावक भी सोचते होंगे कि हमारा बच्चा ये नहीं काम कर रहा, हम क्या करें। तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के जीवन से ही उनको कुछ ना कुछ ऊर्जा मिलती है। नहीं, बहुत सामान्य चीज है ये तो। जैसे आम आदमी सोचता है वैसे हम लोग सोचते हैं। बस यही जानना चाहिए, अलग से कुछ नहीं है। अच्छा, एक समय था जिस वक्त आपकी जो खुशियां थी, आपके जीवन की खुशियां, वो आप अकेले सेलिब्रेट करते थे जी। और आज जीवन में कोई भी खुशी हो जी तो उसके अंदर काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपका जन्मदिवस ही है, हाँ, तो ये पहली बार कैसे हुआ जब आपको लगा कि नहीं यार, पहले तो इक्का दुक्का होते थे, आज तो बहुत मित्र मंडली बड़ी हो गई है? देखिए, समय अनुसार हर चीज अपने आप अपना एक स्वरूप निश्चित करती है, ये मेरा मानना है। पूर्व में ऐसा भी समय था जब हम जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के लिए कोई जन्मदिन मनाना कोई विषय नहीं होता था। लेकिन धीरे धीरे करके जब समाज जीवन में व्यक्ति एक विशेष दायरे से आगे बढ़ करके काम करता है, जैसे हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तो समाज में से लोग भी देखते हैं कि फला व्यक्ति है, उसकी खुशी में शामिल होने का कोई मौका कौन सा है हमारे पास। देखिए, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे तीज त्योहार हैं, उनके अलावा व्यक्तिगत जीवन की एक बात जन्मदिन भी आता है, किसी की सालगिरह भी आती है। इस प्रकार के मौकों पे आज एक समाज में ऐसा सिस्टम बन चुका है एक दूसरे को बधाई देने का। अब पहले वो नहीं होता था, अब धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है। पहले परिवार तक सीमित ही बातें, अब समाज तक आ गई हैं ये बातें। तो अगर आपके पूरे जीवन के समुचित अनुभव को अगर हम इकट्ठा करना चाहें, जैसे कि एक फिल्म आई थी अपलम चपलम, पुराने समय में, आपने गाना भी सुना होगा उसका, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। तो उसको देख के हमने सोचा था कि गुड मॉर्निंग तो हमने सुबह सुबह तो लोगों से बात की है, हम सांझ सवेरे भी बात किया करेंगे, सांझ भी बात किया करेंगे।
तो आपके इस पूरे जीवन के अब तक के, अभी जी। परमात्मा आपको लंबी उम्र देगा, तो इस पूरे जीवन के अनुभव का अगर हम एक सार लोगों से लोग सुनना चाहें, या एक सार को मैं एक समाहित करना चाहूं, तो क्या कहेंगे कि जीवन क्या है? देखिए, बड़ा कठिन सवाल है, बहुत कठिन सवाल है ये, थोड़ा लेकिन जैसे भी आप बोलना चाहें। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, देखिए, जीवन उस परमपिता परमेश्वर का एक जीव के रूप में बहुत सारे हम जीवों को देखते हैं। मनुष्य का जो जीवन मिला है वो उसकी योजना से और इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ कर गुजरने का एक उसके लिए मौका होता है। तो व्यक्ति को अपने जीवन का एक एक पल योजनाबद्ध तरीके से, और हमारी संस्कृति में उसकी व्याख्या करूंगा, बहुत समय लगेगा। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति के अनुसार एक व्यक्ति का जीवन किस प्रकार का हो सकता है, उन पहलुओं के ऊपर ध्यान करते हुए अगर व्यक्ति जीवन जीता है, यानी कि समाज में जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में संतुलन बना करके कैसे व्यक्ति धर्म आधारित जीवन जिए, उसमें सब चीजें धर्म के अनुकूल हों और फिर मोक्ष की प्राप्ति की वो बात करे। अगर व्यक्ति का जीवन इस प्रकार से हो तो निश्चित रूप से हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके अनुसार उसका जीवन सफल होता है। अच्छा, थोड़ा अंत की तरफ बढ़ेंगे, काफी समय आपका ले लिया। कुछ जो बातचीत आप कहना चाहते हैं, कभी मन होता है पर कोई सामने वाला पत्रकार ऐसा होता ही नहीं कि उस सवाल तक पहुंच पाए आपकी, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अंतर्देह होती है ना, अंतर्देह होती है, एक देह बाहर की होती है, एक अंतर्देह होती है। उस अंतर्देह तक कोई नहीं पहुंच पाता, पर ये जरूर मन होता है कि यार ये बात की जाए लोगों से। ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पत्रकार के नाते आपसे भी कहना चाहूंगा और आपके श्रोता, आपके दर्शक, उनको भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन वर्तमान जो राजनीतिक परिदृश्य है, चाहे वो टोहाना का हो, हरियाणा का हो, देश का हो, लोग पता नहीं किस किस प्रकार की उम्मीदें राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दलों के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से लगा लेते हैं, बैठे। हाँ जी, उसमें जायज नजायज का कोई सवाल नहीं होता, उसमें तो जो मन में आ गई वही जाकर के सवाल कर दिया। तो मेरा ये कहना है, हमारी देश की जो व्यवस्था है, देखिए, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से हैं और अब हमारा लोकतंत्र काफी परिपक्व हो चुका है। तो हम किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को, जो उसकी मूल भूमिका है अपने पुरुषार्थ के कारण से कैसे वो समाज और देश का भला कर सकता है, एक व्यवस्था में रह करके उतनी ही उम्मीदें लगाए। कई बार उम्मीदों का बोझ उतना बड़ा उसके ऊपर डाल देते हैं, वो उसका खुद का स्वयं का जीवन भी खराब होता है और उसका राजनीतिक और सामाजिक जीवन भी खराब हो जाता है। और लोगों की उम्मीद इतनी हम बढ़ा देते हैं, कई बार उसमें मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब लोगों का उसमें सब लोगों का रोल है, रोल होता है। वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं, सारा ऐसा क्रिएट कर देते हैं। हाँ, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट नहीं करके कैसे हम सब लोगों की, देखिए, राष्ट्र के प्रति सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है, ये भारत माता है, इसको परम वैभव पर लेकर के जाने की जिम्मेवारी एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते जितनी मेरी है, नवल जी की एक पत्रकार के नाते उसी प्रकार की जिम्मेवारी है। ये अलग बात है कि उसका काम दूसरी प्रकार का है, मेरा काम दूसरी, वो अपने विभाग को देखे, दूसरा अपने विभाग को देखे। सब हम भारतीय संस्कृति के साथ आगे बढ़ते हुए कैसे इस भारत माता को हम परम वैभव पर लेकर के जा सकते हैं, इसके अंदर जो भूमिका उचित हो सकती है वो निभाएं। इसके अलावा अगर कोई है तो उसके लिए प्रेशर मत बनाएं उसके। ये एक अच्छी बात कही। इसके अलावा अंत में हमें कुछ कहना चाहेंगे? हम इससे भी पहले 2 बार आपसे मिले, बस इतना ही जानना चाहूंगा कि हमने कुछ रिपीट तो नहीं किया, कुछ नया जानने की कोशिश की। बहुत अच्छा आपका एक सहज और सरल रूप से वार्ता के माध्यम से आपका ये इंटरव्यू पूरा होता है। पूर्व में भी ऐसे ही हुआ था, आज भी बड़े एक अलग अंदाज में आपने कुछ विषय
इसमें मेरे सामने रखे हैं, और मैंने भी प्रयास किया है कि वो सहज स्वभाव में, कहीं उसमें बिल्कुल भी कोई बनावटी ना हो, बनावटी कुछ नहीं है, कृत्रिम रूप ना हो कोई भी। कृत्रिम रूप का हाँ बस होना वही कह भी रहा हूँ, होना भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरा भी प्रयास सही था कि बिल्कुल जो एक स्वाभाविक चीज है वो आप लोगों के सामने आए। नहीं, ये बात मैं अक्सर करता हूँ कि जब मैं सुभाष बराला जी से बात करता हूँ तो हमेशा कहते हैं कि मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं ऑफ ऑफ रिकॉर्ड कहीं भी नहीं हाँ, हूँ। मेरे को कई हाँ बार हाँ, आप जैसे जैसे मित्र कहते हैं पत्रकारिता क्षेत्र में काम करने वाले, ऐसे लोग भी हैं कि पहली बार ही कोई पत्रकार मिलता है, ऐसे भी हैं जो समय समय पर मिलते रहते हैं, ऐसे भी हैं जो विशेष आपस का एक मान सम्मान एक दूसरे के प्रति रहता है। जब वो बहुत ज्यादा मिलने वाले और जिनका एक दूसरे के प्रति अधिक मान सम्मान होता है, वो भी कई बार कह देते हैं कुछ ऑफ द रिकॉर्ड तो बता दो। तो मैं कहता हूँ मैं कभी ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होता, मैं हमेशा ऑन रिकॉर्ड होता, और ये अ, व्यक्ति के जीवन में होना चाहिए। हम हमेशा हमेशा से ही एक जिम्मेवारी का एहसास लिए हुए एक आदमी के नाते, एक व्यक्ति के नाते अपना हमें जीवन जीना चाहिए। ये नहीं है भी मेरी अब मैं एकांत में हूँ तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं 10 लोगों के बीच में हूँ तो अलग से कोई जिम्मेवारी है, नहीं। 24 घंटे व्यक्ति को एक जो हमारी परंपराएं हैं उसके आधार पे जो जीवन व्यक्ति का हो सकता है, उसी के आधार पे जीवन जीना चाहिए, उससे अलग बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। सुभाष बराला जी से हमारी पूरी बातचीत हुई और मैं उम्मीद करूंगा आगे कभी मैं फोन करके फिर से मैं लूंगा तो शायद संतुष्टि वाला भाव है, हम फिर बैठेंगे उसके, निश्चित रूप से बैठेंगे। तो दर्शकों के जो भी अगल अलग सवाल हैं जो आपको लगता है कि इस चर्चा में, इस संवाद कार्यक्रम में हम नहीं कर पाए, तो आपसे अनुरोध है आप इसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है। ये तो एक जर्नल था, तो लोकसभा चुनाव से पहले मैं उम्मीद करूंगा थोड़ा पॉलिटिकल इंटरव्यू अच्छे ढंग से हो जाए। बिल्कुल करेंगे, हाँ, अच्छे ढंग से आज भी, अच्छे ढंग से अगला भी नहीं होगा। नहीं, ये भी अच्छे ढंग से है, ये भी वो वाली बात नहीं है जी। और वो हो जाए। तो बहुत समय दिया इन्होंने और काफी ऐसी बातों पर बातचीत की जो आपके लिए मार्गदर्शक हो सकती हैं। अगर आप शिक्षा में हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, आर्थिक रूप से कुछ कर रहे हैं, उन सब मामलों में एक आदर्श जीवन की तरह आप उनको अपना सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, या जो भी आपको उसमें से अच्छा लगे खुद के लिए रख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। नवल जी, बहुत धन्यवाद।